Hello everyone, and I know I'm recording after like 4 months, and I guess I will be regular now. And also, I'm starting to teach physics on my channel, and I think it would be better to teach physics in Hindi, and it would also be better for my classmates, I guess. तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया कहाँ से? Electrostatics or magnetism basically when they are unified, they create a new branch in physics जिसको हम बोलते हैं electromagnetism. And there are actually four fundamental forces of the universe. First is gravity. Second is electromagnetism. Third is weak nuclear force. और चौथी है strong nuclear force. तो बेसिकली ग्रेविटी से तो सब फेमिलियर है. तो वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम 12th की फिजिक्स की बी बुक में पढ़े गए. और अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विच इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म. तो पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली है क्या, फिर हम चैप्टर को शुरू करते हैं. ये मिट ही नहीं रहा. परमानेंट तो नहीं. अच्छा, तो चार्ज पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर चार्ज के आगे हम थोड़ी उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, और इसकी थोड़ी हम हिस्ट्री भी देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजामिन फ्रैंकलिन. तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक चार्ज. चार्ज इज बेसिकली एन intrinsic property of matter, and there are two types of charges. First is positive charge और दूसरा है नेगेटिव चार्ज. तो बेसिकली ये तो सबको पता है बचपन से कि पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल और पॉजिटिव अट्रैक्ट. तो इसको हम लिखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो इसको बेसिकली बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो सबसे पहले हम फोकस करें कि इंट्रिंसिक क्या होता है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज हो गई जो फंडामेंटल पार्टिकल्स में होती है, नो मैटर वेयर दे आर. अनदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज मास. दैट मीन्स अगर किसी चीज़ के पास मास है, उसके पास एक चार्ज भी होगा, और अगर किसी चीज़ के पास चार्ज है तो ऑब्वियसली उसके पास एक मास भी होगा. Means intrinsic properties are those properties which come automatically in a particle, in fundamental particles, no matter where they exist. तो चार्ज को हम एक और भी लिख सकते हैं, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी थ्रू विच two objects interact. तो चार्जेस का हमने पढ़ा, और
हमने पढ़ा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और अगर चार्जेस के बारे में लिखना, यू हैव टू मेंशन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एंड आई रिपीट, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, उसके पास वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली होगी, नो मैटर वेयर दे आर। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने देखा कि अगर आप एक थ्रेड ले लो, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड, और एक रॉड उसके साथ हैंग करता हूँ, तो अगर मैं इस रॉड को एक सिल्क के ग्लास रॉड स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लास्टिक रॉड होगी उसके साथ थोड़ा डिफरेंट फिनोमिना होता है। तो हाँ, अगर मैं ग्लास रॉड ले लूँ और उसको मैं एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर लूँ, तो इसको मैंने किया सिल्क क्लॉथ के साथ रब, और फिर मैं एक और ग्लास रॉड ले आऊँ एंड उसको भी अगर मैं सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दूँ, और मैं इस रॉड के पास ले आऊँ उस रॉड को, बेसिकली ये भी सिल्क क्लॉथ से रब्ड है, तो तुम लोग देखोगे कि ये इसको यहाँ पे फोर्स लग रही है, इसको यहाँ पे फोर्स लग रही है, एंड इट इज़ गेटिंग रिपेल्ड बाय इट। ये रिपेल हो रहे हैं जिसके कारण टर्न हो रहा है, एंड दिस इज ग्लास रॉड ए इज मूविंग अवे फ्रॉम ग्लास रॉड बी। तो एक तो ये हमने नोटिस किया। फिर जो दूसरी चीज़ हमने नोटिस की वो थी कि अगर हम एक दूसरी ग्लास रॉड के बजाय अगर हम एक प्लास्टिक की रॉड ले आए, प्लास्टिक की रॉड, बट रब्ड विद वूल। तो देखो, अगर एक प्लास्टिक रॉड को अगर हम वूल से रब करें और उसको एक ग्लास रॉड के पास ले आए जिसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया, हम देखेंगे कि ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं समहाउ, एंड दिस इज मूविंग टुवर्ड्स इट। तो इसका पहले साइंटिस्ट को आइडिया नहीं था, और एक्चुअली ऐसी ही चीज़ ग्रीक्स ने सबसे पहले डिस्कवर की थी, एंड देन लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दिस इज एन एग्जांपल वेयर चार्जेस कम इनटू प्ले। और ये जब अगर एक बॉडी को आप रब कर लो, और रब करने के बाद इट स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट lighter objects towards itself. That property is called electricity. And when a body develops the property of electricity on it, when you rub something to it, that is called frictional or static electricity. तो इसकी भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। Electricity is the property by which an electrified object starts to attract lighter objects. अब दूसरा, if a body develops electricity, when rubbed with another body,
It is called frictional or static electricity. Frictional or static electricity. एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो फर्स्ट सेकंड के भी बच्चे करते हैं, व्हाट दे डू इज एक स्केल ले लेंगे और उसको बालों से रब करेंगे, और जब आप एक थोड़े छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लाओ तो बेसिकली पेपर को अट्रैक्ट कर देगा। तो वहीं से हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एन इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स। और अगर एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी की आप प्रॉपर्टी लाए हो बाय रबिंग इट विथ समथिंग, दैट मीन्स इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आइदर रबिंग और बाय फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। स्टैटिक्स का मतलब समथिंग विच डज नॉट मूव, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली वी आर स्टडिंग द फोर्स exerted by charged bodies which are either stationary or which are either stationary relative to each other or they are moving at very low velocities। तो इस डेफिनेशन को हमने बड़ा हाईलाइट करके बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, तो मम्मा आ गए थे तो आई हैड टू कट द वीडियो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ stationary charges or moving with a low velocity with respect to each other। तो एक बार अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कर लेते हैं, फिर वी विल गेट टू द मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहला हो गया कन्वेंशनली there are two types of charges। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इसका नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, तो वो चार्जेस का नाम कुछ भी रख सकते थे। तो इट्स नॉट कि यू हैड टू स्पेसिफिकली गिव सम एल्जेब्रिक साइन टू देम, बट उन्होंने एल्जेब्रिक साइन, दे असाइंड द एल्जेब्रिक साइंस एज देयर नेम्स फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस। क्योंकि अगर आप चार्जेस को एड अप करोगे तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपके पास एल्जेब्रिक साइंस हो, इसलिए उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दिए। और उन्होंने बोला कि इफ यू रब glass rod with silk, charge developed on is positive। उन्होंने बोला अगर आप ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर लो, सिल्क क्लॉथ, तो जो चार्ज आएगा ग्लास रॉड को वो आएगा पॉजिटिव। और अगर आप एक प्लास्टिक रॉड को
अगर आप एक प्लास्टिक रॉड को एक वूल के साथ रब करो, उसको उस पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, डेवलप्स नेगेटिव चार्ज व्हेन रब्ड विद वूल। तो दिस इज हाउ उन्होंने चार्जेस के नाम दिए कन्वेंशनली, कि अगर आप एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करो, उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप एक प्लास्टिक रॉड को वूल के साथ रब करो, उस पे जो चार्ज डेवलप होगा प्लास्टिक रॉड पे, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप देखो कि जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, कि अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड ग्लास रॉड है विच इज रब्ड बाय सिल्क क्लॉथ, वो एक और सिल्क क्लॉथ के साथ एक और ग्लास रॉड के साथ रिपेल होगा, दूसरे ग्लास रॉड को रिपेल करेगा जिसको हम सिल्क क्लॉथ से हमने रब किया है। क्योंकि हमने पढ़ा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल, क्योंकि फिर इस डेफिनेशन के हिसाब से उन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स अनदर पॉजिटिवली चार्ज अनदर पॉजिटिव चार्ज। तो फिर हमने देखा कि अगर एक प्लास्टिक रॉड को हम वूल के साथ रब करें, वो रिपेल नहीं होते ग्लास रॉड के साथ जिसको आपने सिल्क से रब किया है, क्योंकि अब इस डेफिनेशन के हिसाब से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गए, और फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसलिए वो ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड दोनों के बीच में फोर्स जनरेट हुई, जिसके कारण दे बिगिन टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हो गया कि वापस से लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब मेन प्रॉपर्टी पे आते हैं, लास्ट वाली। नहीं, अभी दो हो रहा है वैसे। Charge of an isolated system is always constant. That is, charge can never be created nor be destroyed. अच्छा, अब मैंने आइसोलेटेड सिस्टम को हाईलाइट किया है, क्यों? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम हो गया जिसमें ना अंदर बाहर मास आ जा रहा है, ना अंदर बाहर चार्ज आ जा रहा है, जिसके कारण ऑब्वियसली अगर हम देखें कि उस सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज होगा, चार्ज कैन नेवर बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। मीन्स चार्ज ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे मेन है वो हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से पहले हम थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, क्योंकि उसी से हम समझेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एक सेकेंड, तो एक तो हमें पता है सारा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड, और इलेक्ट्रॉन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यू नो कि न्यूक्लियस से आप पॉजिटिव चार्ज तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि मान लिया समहाउ आपने न्यूक्लियस को ब्रेक करके आपने पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया, दैट विल लीड टू न्यूक्लियर फिजन।
और अगर न्यूक्लियर फिजन हुआ तो एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन हो जाएगी, जिससे मतलब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इतना तो आपको पता कि मैनुअली यू कैन नॉट सेपरेट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम न्यूक्लियस। दैट मीन्स कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, हम इतना तो बता सकते कि हमने उस पर कोई न्यूक्लियस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं की, और वी कैन से हमने कोई प्रोटॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि बेसिकली प्रोटॉन का है न्यूक्लियस में। अगर आप न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकाल दो, उससे तो फ्यूजन रिएक्शन होगी। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर प्रोटॉन नहीं तो क्या बचा? इलेक्ट्रॉन। तो इतना तो हमें पता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर लूजली हेल्ड बाय द एटम, स्पेशली ऑफ मेटल्स। दैट मीन्स कि अगर किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जा रहे हैं, प्रोटॉन्स तो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, ना पूरा एटम शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ही शिफ्ट हो रहे होंगे, एंड दैट इज व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। सी हो गया सॉरी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव। दैट मीन्स कि अगर एक बॉडी के पास चार्ज है, लेट्स से कि पॉजिटिव चार्ज है, इफ अ बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज मीन्स उसमें प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। दैट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के हमने रिमूव कर दिए, क्योंकि इनिशियली अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, कोई न्यूट्रल बॉडी ले लो, लाइक ये मार्कर, इससे मेरे को करंट क्यों नहीं पड़ रही इवन दो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जिसके कारण जो चार्ज है वो कैंसिल आउट हो रहा है। मगर अगर मैं समहाउ इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो जाएंगे रिलेटिव टू प्रोटॉन्स, मीन्स इसमें फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। अगर मैं इसमें समहाउ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, दैट मीन्स अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। दैट मीन्स अब इस पर नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है। तो इसलिए जो न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होता है, बट एक न्यूट्रल बॉडी का नेट चार्ज 0 होता है, जिसके कारण हमें शॉक नहीं पड़ता। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं a positively charged body is electron deficient. And a negatively charged body has excess electrons. मीन्स एक बॉडी का चार्ज उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करते हैं। और अगर आप एक स्टेबल एटम देखो, स्टेबल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, जिसके कारण द चार्जेस दे कैंसल आउट और वो एटम न्यूट्रल हो जाता है। और अगर न्यूट्रल हो गया, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। तो अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मीन्स प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स हमने एक्सटर्नली उसमें इलेक्ट्रॉन्स लाए हैं, ड्यू टू विच उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट नहीं होगा, और उसके पास जिसके कारण पूरा चार्ज कैंसिल आउट नहीं होगा और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, जितना हम एक्सटर्नली उसमें लाए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या बताता है? तो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, आप 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, आप 2 कर सकते हो, आप 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 500, 1000, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। अगर आप आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ट्रांसफर कर सकते हो ना, 1.5, नॉट 3/2 और 10/7, 22/7, 3.14। दैट मीन्स फ्रैक्शनल चार्ज एक बॉडी के पास हो ही नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी कहीं जाता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इंटीजर। अगर इंटीजर हो गए दैट मीन्स फ्रैक्शनल चार्ज एक बॉडी पे पॉसिबल ही नहीं है। अगर फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है एक बॉडी पे, कैन वी राइट कि चार्ज बॉडी is an integral of quanta of। अब है कि a charge in a body is an integral multiple of quanta of charge। इंटीग्रल हो गया इंटीजर, quanta of charge हो गया फंडामेंटल चार्ज, मीन सबसे छोटा चार्ज जो किसका होता है? एक इलेक्ट्रॉन का कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू NE। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन which is -1.6 into 10⁻⁻19 where N belongs to integers। ये belongs to का साइन होता है। दैट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि एक बॉडी पे फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जितना भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्वांटा ऑफ अ चार्ज बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे फंडामेंटल चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसका एक मल्टीपल ही होगा चार्ज ऑन अ बॉडी। तो एक तो हमने प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फ्रॉम दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE कि टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनसीईआरटी का है कि how much negative and positive charge is there in a cup of water। तो क्वेश्चन है कि एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन में ये बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि आपने खुद लेना होता है कि अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है। तो इस पे आई गेस एनसीईआरटी में है 250 ग्राम वाटर इन अ कप ऑफ वाटर विच इज 250 ml। बट मैं क्योंकि अगर इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं मास ऑफ वाटर, मैं बेसिकली 180 ग्राम लेता हूँ। अभी मैं बताता हूँ क्यों। तो इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट बी 180 ग्राम, सॉरी वॉल्यूम है ना ml। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वन ग्राम पर मिलीलीटर। मीन्स 1 ml की वॉल्यूम में 1 ग्राम वाटर होता है। दैट मीन्स मास ऑफ वाटर प्रेजेंट वो कितना होगा? 180 ml इंटू 1 ग्राम बाई ml विच इज 180 ग्राम। तो 180 ग्राम होता है। तो अब हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ वाटर। इसका मोलर मास निकालने के वो तो पता ही होगा कैसे निकालते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने एटम है 2, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 इंटू ऑक्सीजन का मास 16। तो इतना हमें पता कि एक मोल में पानी के सॉरी वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम
दैट मीन्स अगर हम देख ले कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिख लेते हैं। अब ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो लिख लेते हैं कि मोलर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट, तो हम कर लेंगे 180/18 इज इक्वल टू 10 मोल। तो इसलिए मैंने इसका वॉल्यूम 180 ml लिया था, ताकि आगे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, क्योंकि अगर आप 250 लोगे ना तो थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, तो उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती है। तो सिंपल है कि एंड में 10 बन जाएगा, एंड में मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमने इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, हमें इतना तो पता कि 10 मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो आप नोट डाउन कर लो, मैं फिर हटा देता हूँ। तो इतना तो हमें पता है कि 10 मोल पानी प्रेजेंट है। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करना है, एक तो हमें पता है एक वाटर मॉलिक्यूल विच इज H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और इतना हमें पता है कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन कितने हैं, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मीन्स 1 हो गए, और 2 हाइड्रोजन है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, दैट मीन्स इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स। Therefore, one molecule of H2O has 10 electrons and 10 protons. तो हम देख लेते कि नेगेटिव चार्ज कितना और पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो यूजिंग Q इज इक्वल टू NE, एक बार एक सेकंड, एक तो 1 मॉलिक्यूल में इतना है ना, एक सेकंड, अगर 1 मॉलिक्यूल में इतना है तो 10 मोल में कितना होगा, हो जाएगा, एक तो 1 मोल कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 मोल हो गया, इंटू कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 मोल मीन्स इतने पार्टिकल और एक पार्टिकल में 10, हाँ ठीक, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब लगाते हैं Q इज इक्वल टू NE, Q कितना है वही, अच्छा हाँ वही तो निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻25 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको आप सॉल्व कर लो, आपको Q की वैल्यू आ जाएगी, Q फॉर चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप टोटल पॉजिटिव चार्ज भी निकालोगे एंड इट वुड बी सेम, बस ये साइन अलग होगा। तो अगर एक तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, इसलिए एंड में हमारा टोटल नेगेटिव और टोटल पॉजिटिव चार्ज भी सेम आया। तो एंड में जब हम एंड में हम लिख सकते हैं कि as Q E negative is equal to Q E positive, नेट चार्ज 0, इसलिए पानी से करंट नहीं लगती। तो सोचा ही होगा कभी ना कभी।
क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, ताकि चार्जेस कैंसिल आउट हो जाए। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या हो गए, मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन easily ट्रैवल। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल हो गए जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल अगर इजीली करेंगे मींस चार्ज इजीली ट्रांसफर होगा, जिसके कारण कंडक्टर्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मिनरल वाटर, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, और दूसरा हो गया ह्यूमन बॉडी। थोड़ी वियर्ड एग्जांपल है मगर चलो। तो इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स हो गए, इसका उल्टा हो गया, क्योंकि वो इंसुलेटर्स को हम नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं। क्या था, मटेरियल्स थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट ट्रेवल। इसका एग्जांपल हम लिख लेंगे, केमिकली प्योर वाटर। क्योंकि लास्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया, केमिकली प्योर वाटर, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसलिए उसमें चार्ज उससे कंडक्ट नहीं होता, क्योंकि जो टैप वाटर और मिनरल वाटर है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, और आयंस की वजह से चार्जेस कैन इजीली फ्लो, इससे उससे आपको करंट पड़ जाता है। तो केमिकली प्योर वाटर, और दूसरा हम लिख रहे हैं वुड, और इसकी एक और एग्जांपल लिख लेंगे, मेटल्स। मेटल्स बेसिकली अच्छे कंडक्टर है ना, लाइक गोल्ड ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, और कॉपर, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al। तो आगे आते हैं, अब जब साइंटिस्ट ने देखा कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रब करे तो उस पर फलाना चार्ज आता है, वूल से रब करो तो प्लास्टिक रॉड पे फलाना चार्ज आता है, मगर देन दे नोटिस्ड कि अगर आप एक और नॉन कंडक्टिंग वायर ले लो और उस पर आप एक कॉपर की रॉड रखो, और जब आपने कॉपर की रॉड रखी, पास में एक प्लास्टिक रॉड ले आओ, तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ये माइनस साइन नेगेटिव चार्ज बताता है, और कॉपर ये हमने रॉड ली थी न्यूट्रल। और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है कि पॉजिटिव की लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो इस पे तो कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल है, मगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, मगर हमने नोटिस किया कि कॉपर अट्रैक्ट हो रहा है इवन दो ये न्यूट्रल है। तो ऐसा क्यों, एक रीज़न तो होगा, क्योंकि इसमें तो चार्ज है नहीं मगर इसमें चार्ज है, और ये अट्रैक्ट हो गया इवन दो इट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि हम अब पढ़ेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। जब हम पास में ले आए थे नेगेटिव चार्ज कॉपर के,
यहाँ एटम्स थे, तो एटम्स के बाद प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जब मैं नेगेटिवली चार्ज्ड कॉपर रॉड ले आया, इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए। जब इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए, क्यों हो गया? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड थे, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो दूसरी साइड चले गए, इनकी फील्ड के बाहर। जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां तक इस कॉपर रॉड का इन्फ्लुएंस है, उससे ये दूर निकल गए क्योंकि रिपेल हुए, जिसके कारण कॉपर, मैंने क्या बोला था, कॉपर इज अ मेटल, मीन्स एक कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ये रिपेल होके आगे की तरफ चले गए। जब ये रिपेल होके आगे की तरफ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके कारण अब ये दोनों अट्रैक्ट हो गए। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज क्या हो गया कि separation of negative and positive charges in a body due to presence of a nearby charge. तो इंड्यूस चार्जेस क्या हो गए? सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन अ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज, जिसके कारण उस बॉडी की एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक साइड नेगेटिवली चार्ज, जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो गए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस। ये आप नोट डाउन कर लो।